सभी का बहुत बहुत स्वागत है रंग राजस्थान में। और रंग राजस्थान का ये रंग चौपाल का पहला सीज़न है और रंग चौपाल में हम लोग कई अलग अलग टॉपिक्स पे आगे आने वाले 7 दिनों में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉक शो है वो बहुत सालों से प्लान होता हुआ आ रहा था कि अभी इस साल करते हैं रंग राजस्थान में, इस साल करते हैं, पर फाइनली 4 से 5 साल बाद जा कर के थोड़ा मुकेश सर के साथ में हमारा टाइम सेट हुआ और आज उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ मुकेश सर को कि वो इतना शॉर्ट नोटिस उन्होंने हमारे लिए हाँ बोला और आए रंग राजस्थान के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ उनका जो जयपुर में मेरे साथ, मतलब मैं तो बहुत छोटा था जब मैंने थिएटर शुरू किया होगा, पर उनका नाम मैं बहुत सालों से सुनता हुआ आ रहा था कि अभिषेक गोस्वामी सर एक हैं, वो अच्छा थिएटर करते हैं और उनका एक ग्रुप है। तो जयपुर में अगर मैंने किसी को तल्लीनता के साथ में रंगमंच करते हुए देखा है तो वो अभिषेक गोस्वामी सर हैं। और कई बार मतलब मैं उनके नाटक देख चुका हूँ, उनके टॉक सुन चुका हूँ, उनका बोलने का तरीका और उनका जो विजन है वो आम रंगकर्मियों से बहुत ज़्यादा अलग है, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है हमें। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ आइए सर। मुकेश सर प्लीज़ सर। और मुकेश सर का इंट्रोडक्शन मुझे देने की ज़रूरत नहीं, शायद आप सब लोग यहाँ पर हैं। इंडिया कास्टिंग में, डायरेक्शन में बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में, इंटरनेशनल फिल्म मार्केट के अंदर मतलब बहुत बहुत बड़ा नाम हमारे इंडिया की तरफ से। अब मैं ये मंच अभिषेक सर को सौंपता हूं। तो कभी सोचा नहीं था कि इतने वक्त के बाद मुकेश से इस तरह से मुलाकात होगी। दिल्ली में जब 2006 के आसपास दिल्ली छोड़ा था, उसके बाद शायद पहली बार इस तरह से एक मुलाकात हो पा रही है। इसके लिए हम मुकेश के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जयपुर शहर के लिए अपना बहुत बिजी समय में से एक छोटा सा समय हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा बोलता हूँ, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मुकेश सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ लोगों का मना नहीं कर सकते हो, उसमें से एक है अभिषेक भाई। तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे इंसान को मना करना जिससे आपने सिंसेरिटी सीखी है, जिससे आपने ऑनेस्टी सीखी है। मैं इनके साथ काम करता था, इनका जूनियर था, और मैंने एक चीज़ इनसे हमेशा सीखी थी, सिंसेरिटी। जिस ऑनेस्टी के साथ, सिंसेरिटी के साथ आज ये काम कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ये मुझे बुलाया और मैं नहीं आ सकता, तो मेरे को आना ही पड़ता। ये ही शायद मुकेश को मुकेश बनाता है। और ये मेरा स्टेटमेंट है, लेकिन हम बातचीत के दौरान जानेंगे भी मुकेश को कि मुकेश का बनना क्या होता है और मुकेश कैसे बनते हैं। क्योंकि एक 1998 से लेकर 2006 तक का एक अच्छा समय हमने 8 साल एक साथ गुजारा है, मगर उससे पहले और उससे बाद की जो ज़िंदगी मुकेश की है उसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस बातचीत की शुरुआत मैं 1998 से 2006 के पहले के वक्फे से शुरू करना चाहूँगा। और मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि जब मुकेश स्कूल में था, जब मुकेश मायापुरी में रहता था, जब मुकेश कॉलेज भी नहीं गया था, मुकेश का बचपन कैसा था? मेरा बचपन भी आप उन सब बच्चों की तरह था जो एक गरीब बचपन होता है, वही जो मतलब मेरा हमेशा मन था कि मैं बहुत छोटा था तो 13 साल की उम्र में रंगमंच में वर्कशॉप्स होती है समर वेकेशन में, तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम है संस्कार रंगटोली TI कंपनी। मैं 7th क्लास में था, तो वहाँ से वर्कशॉप किया था स्टूडेंट, फिर संडे क्लब किया, फिर सैटरडे क्लब होता है, वो सब क्लब करते करते उसके बाद श्री राम सेंटर दिल्ली में एक्टिंग का डिप्लोमा किया। वो कोर्स करने के बाद मैं TI चला गया। लेकिन हाँ, बचपन मेरा था कि मैं हमेशा नाटकों के साथ जुड़ा रहा था। आई थिंक 11 साल की उम्र से ही नाटकों में जुड़ गया था, तो बचपन से ही नाटक कर रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आता था वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। जब मैं यहाँ पर आया तो ये जगह देख के भी मुझे वो सब चीज़ें की याद आई, क्योंकि ये जो माहौल है
ये माहौल हमारी ज़िंदगी होती थी, ये माहौल है वो ज़िंदगी की वजह से हम इस माहौल में रहते हैं ताकि हमको जो माहौल मिलता है, तो वो माहौल मेरे साथ हमेशा रहा और उसको उस माहौल को कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं श्री राम के बाद NSDTI में मेरी जॉब लग गई थी जहाँ पर अभिषेक भाई मेरे सीनियर थे, और उसके बाद का तो इनको मालूम है, उसके बाद का ये मुझे बता ही देंगे कि मैंने क्या किया था। तो थोड़ा यहाँ ठहरते हैं। यहाँ ठहरते हुए ये जानना या इस बात को खोलना थोड़ा सा मुझे ज़रूरी लगता है कि एक बचपन की अवस्था में या बचपन की हमारी जो उम्र होती है उसमें जब हम थिएटर जैसी एक्टिविटी से एंगेज होते हैं तो ये थिएटर हमें एक पर्सन के तौर पर क्या देता है और वो हमारी ज़िंदगी के लिए कैसे एक प्रॉपर्टी बनता है या हमारा ज़िंदगी के लिए एक एटीट्यूड को बनाने में मदद करता है। क्योंकि मैं जब हम बहुत छोटे होते हैं 7th 8th 9th में होते हैं, हमको मालूम नहीं होता कि रंगमंच को किस तरह का एक मीडियम होता है जहाँ आपको समझ में आता है। आप तो एज अ चाइल्ड एक स्टेज पे जाते हो और आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तो अच्छी एक्टिंग करता है स्टेज पे, तो सबकी शुरुआत जो आपके माँ बाप से ही होती है कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा डांस करता है, मेरा बच्चा अच्छा गाता है, मेरा बच्चा अच्छा नाचता है। तो मेरी भी ऐसी था। तो मैं जब नाटक कर रहा था, मुझे लगता है कि आपको उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब आप थिएटर कर रहे होते हैं, आप जब करते रहते हैं लगातार उसके बाद आपको समझ में आता है कि थिएटर की जो वैल्यू है आपके जीवन में क्या है। लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, आपकी सिंसेरिटी, आपका बोलने का चलने का तरीका, ये सब आपको थिएटर सिखाता है क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में रहते हो। मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में वो एक समर वर्कशॉप जहाँ से एक जिसको बोलते हैं संस्कार अंकुल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप होती है, वो करना बहुत ज़रूरी था। वो उस करने से जो चीज़ें सीखे उसके बाद सब कंटिन्यू होता गया। मुझे लगता है जो कुछ भी आज मैं हूँ वो थिएटर की वजह से हूँ, इसलिए शायद मैं बॉम्बे जाने के बाद भी थिएटर को आज तक नहीं छोड़ा, लगातार थिएटर करता हूँ। क्योंकि जितना कुछ भी हम सब जुड़े हुए हैं, जो दिल से जुड़ना होता है वो थिएटर से जुड़ना होता है। फिल्म तो एक मीडियम है, आपको आपकी कला को सिर्फ एक अलग से पहचान मिलती है, लेकिन जो मोहब्बत और जो प्यार एक थिएटर में मिलता है तो वो आपका बिहेवियर को बहुत आगे लेके जाता है। आई थिंक वो सब चीज़ें मैंने थिएटर से सीखी है और उसकी वजह से शायद मैं आज इस मंच में आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, आपके साथ बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो रंगमंच ही है जो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड करता है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग भी वो चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत। मैं चाहता हूँ कि बॉम्बे में भी बहुत लोगों के जिनसे बहुत इंस्पायर हुआ उन लोगों ने भी नहीं छोड़ा, तो आप भी मत छोड़ना। तो थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वक्त आपके ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। आपको क्रिएटिवली बिजी रखता है, आपके दिन के शेड्यूल में वो एक फिक्स टाइम को बांध कर रखता है, तो जिससे आप क्रिएटिवली बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत सेटिस्फाई रहते हैं। तो मेरे लिए थिएटर बहुत बड़ी चीज़ है। तो अपने थिएटर एक्सपीरियंस का कोई यादगार लम्हा जो आपको याद हो दिल्ली का। दिल्ली के थिएटर में दो तरह का थिएटर आपने किया, एक तो जिसे हम प्रोसेस सेंट्रिक काम कहते हैं और दूसरी तरफ हम श्रीराम सेंटर में सो कॉल्ड एक मेन स्ट्रीम थिएटर होता है। तो ये दो तरह के आपके अनुभव रहे हैं, रिच है काफ़ी अनुभव, तो कोई यादगार लम्हा साझा करना चाहें? नहीं, यादगार लम्हा तो वही है कि मुझे लगता है कि जब थिएटर की जो शुरुआत है वो नुक्कड़ नाटक से हुई थी। वो एक लोकेंद्र त्रिवेदी करके एक डायरेक्टर हैं, NSD के हैं, उन NSD पास आउट ही हैं। मैं और नवाज भाई उस नाटक में पटाखे नहीं जलाने चाहिए दिवाली पे, जो होता है ना कि एंटी क्रैकर्स के पटाखे नहीं जलाएं, तो उसके कुछ लगभग 50 या 100 शो किए थे। तो नवाज भाई सीनियर थे तो उनको 50 रुपये मिलते थे पर शो, हमको 10 रुपये मिलते थे। तो वही ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि वो नुक्कड़ नाटक ही थे जो 100 शो किए थे। उसके बाद आज जब मैं और नवाज भाई आज भी इस बारे में बात करते हैं कि वो बात को 25 साल हो गए हैं उस नुक्कड़ नाटक को, और वो एक्सपीरियंस आज तक नहीं भूला जो नवाज भाई के साथ जो एक्सपीरियंस था सड़कों पे, दिल्ली के सड़कों में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप पे वो नुक्कड़ नाटक करना, वो सब मुझे जो है वो नवाज भाई से सीखा है मैंने। वो किस तरह से अपनी एनर्जी को रोक के रखना है, कैसे अपने आप को मेहनत करना है। उसके बाद आप सब लोग के साथ इतने भी जो NSD में इतने सारे नाटक किए, TI में नाटक किए, आपके साथ नाटक किए, आपके पीछे खड़ा होकर पेड़ भी बना, मैं खरगोश भी बना, तो परम में खेलना भी किया, वो किताबों में हलचल भी किया, खुलजा सिमसिम भी किया। तो बहुत से नाटक आपके साथ में किया, चोरी किया, चोरी में आपके साथ और मैं एक नाटक किया था। तो आई थिंक वो दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, एक वो नुक्कड़ नाटक का एक्सपीरियंस और एक जो प्रोफेशनल थिएटर जिसको हम बोलते हैं NSD में होता है। वे श्री राम में एज अ स्टूडेंट आप करते हो तो एक और तरह का थिएटर होता है जहाँ पर आप सब सीखते हो, क्योंकि जब प्रोफेशनल थिएटर करते हो लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, लोग आपको टिकट दे के, आपका पैसे दे के आपको नाटक देखने के लिए आ रहे हैं। जब आप स्टूडेंट होते हो
तो आप सब कुछ खुद करते हो, तो आपका सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्टूडेंट में फेयरलेस होता है, जब प्रोफेशनल थिएटर करता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये एक ऐसा पॉइंट है आपके जीवन में जो मुझे दिखाई पड़ता है कि दिल्ली के हर तरह के थिएटर से एक्सपोज़र आपका हुआ और उसी में से कहीं मुंबई जाने का इरादा बनता है और आप मुंबई जाते हैं। तो ये मुंबई जाने का इरादा आपका कैसे बना? बात की जर्नी पर हम बाद में आएंगे, लेकिन मुंबई क्यों और मुंबई क्यों जाना चाहा? मुंबई क्यों जाना चाहे, हर उस जो भी यहाँ पे लोग बैठे जिनकी आंखों में जो सेम सपना मेरी आंखों में वही था। तो ऐसा कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, सबके मन में था कि आपको थोड़ा और बाहर निकलना है, थोड़ा ज़िंदगी के साथ रिस्क लेना है। तो मैं जब बॉम्बे ये सोच कर गया था कि चाहे एक्टर बनूं, चाहे डायरेक्टर बनूं या कुछ भी ऐसा काम करूं, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में रहना था कि और काम को सीखना है। और मैं सीखने के उससे गया था और मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री में जो मैं नौकरी कर रहा हूं और जो थोड़ा सा मैं वहाँ पर एक तरह का सिमिलर काम कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ जो है वो रुक रही है। और मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करूँगा कि मुझे लगा कि यार मैं शायद थोड़ा सा और डिफरेंट ट्राई कर सकता हूँ। तो हर माँ बाप की तरह मैंने अपने माँ बाप से बोला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मेरे बाप ने पंजाबी में बोला कि बेटा नौकरी छੱਡ के ना जा। जैसे वाई यू लिविंग योर जॉब एंड गोइंग टू बॉम्बे। आई सेड यार एक बार मुझे मौका देने दो, शायद आई कैन डू लिटिल बेटर देन दिस। तो मेरे पापा ने बोला कि जा बेटा। तो मैं उसी सपने को लेकर बम्बई आ गया और बम्बई आके एज असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। और बहुत सारे कम लोगों को मालूम होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी फिल्मों में आंखें झपकोगे तो मेरा रोल निकल जाएगा, ऐसे ऐसे रोल भी किए हैं। तो फिर जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर था तो उस दौरान जब बहुत सारे लोग जो मुझे जानते थे कि मैं थिएटर से हूँ, एनर्जी किया है, एनर्जी में रहा, श्रीराम में रहा, तो बहुत सारे एक्टर्स को जानता था। तो बहुत सारे फिल्म मेकर ने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर बोला कि यार एक रोल बताना, एक ड्राइवर का रोल कास्ट करना है, एक छोटा भाई कास्ट करना है, एक भाभी का रोल कास्ट करना है, कुछ ढूंढ के बता, इतने एक्टर को जानता है। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था और फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो अगर हम ऐसे समझें इस बात को कि मुंबई में जो आम इरादा होता है मुंबई जाने का, अभिनेता बनने का या एक्टर बनने का, तो उसी इरादे के साथ, उसी ख्याल के साथ, उसी मंसूबे के साथ आप मुंबई गए। मुझे लगता है भाई, मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि बॉम्बे ना वैष्णो देवी है, जब माता जब बुलाती है तभी जाना पड़ता है। क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, किसी की फाइनेंशियल, किसी की मेंटल, किसी की इमोशनल, किसी की फैमिली। और जब हम लोग बॉम्बे ऐसा, क्योंकि सबकी अपनी सिचुएशन होती है। हो सकता है कि आदमी कब से सोच रहा है बॉम्बे जाने की, वो 10 साल तक नहीं गया, पर अब तो खैर वक्त चला गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि अभी बॉम्बे जाने का कोई मतलब नहीं है, अब तो हर जगह इतना काम हो रहा है। जब हम लोग गए थे तो ये सोच के मुझे लगा, मेरी माता ने बुलाया कि बेटा अब तो चला जा। तो मैं भी बस उसी फील्ड से आया। हमेशा मेरे दोस्त बोलते हैं तू बॉम्बे क्यों चला गया? मैंने बोला माता ने बुलाया था यार, तुम वैष्णो देवी जाते हो, मैं बॉम्बे चला गया। ओके। तो जैसे शुरुआत में आपने बताया कि फिल्मों में आंख झपकते ही रोल निकल जाने वाले रोल से एक शुरुआत करते हुए हम डायरेक्टर्स के संपर्क में आए और वहाँ से जो डिमांड जनरेट होती है कि कोई इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को करने वाला कोई एक्टर बता। आई थिंक वो हेल्प करने से शुरुआत होती है। मैं जब दिल्ली में टीआई में था तो बहुत सारे फिल्म मेकर आते थे कास्टिंग करने के लिए। कुछ 2-3 बच्चे बताते, तो मैं बता देता कि ये बच्चे को कास्ट कर लीजिए, यहाँ ले लीजिए, बच्चा बहुत अच्छा है। आपको मालूम नहीं होता कि जो सबकॉन्शियसली आप किसी की मदद करते हो, कल को वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने किसी को रेकमेंड भी कर दिया, कुछ अच्छा लगा कि यार ये एक्टर बहुत अच्छा है, इसको ले लो, अगर आपने मुझसे किसी से पूछा, मैंने उस इंटेंशन से ये काम शुरू किया था। मैंने ये सोच के नहीं किया था कि इस तरह का फुल फ्लैज एक कास्टिंग का एक नाम बन जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट था नहीं। तो मुझे लगता है कि आप उस इंटेंशन को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और जब मुझे उन्होंने बोला कि एक रेकमेंड करते, विशाल सर ने बोला ब्लू अम्ब्रेला में, या फिर रंग दे बसंती में राकेश सर ने बोला कि कुछ कर दे, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे रेकमेंड किया जिसमें, तो ऐसे ही बहुत छोटी रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुआ था कि मैं जानता हूँ ये दिल्ली का अच्छा एक्टर है, इसको ले लीजिए। और क्योंकि मुझे इतना पता था कि यार मुझे अपने बारे में पता है, अपना सेल्फ असेसमेंट था कि मैं बहुत ख़राब एक्टर हूँ। तो और मुझे ही पता है कि जब आपका सेल्फ असेसमेंट है कि आपको मालूम है कि आप बहुत ख़राब एक्टर है, पर आपको बॉम्बे छोड़ना नहीं है, तो आप रास्ते ढूंढते हो कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आप शहर में रह जाएं, क्योंकि आपको सर्वाइव भी करना होता है। तो मुझे लगा कि यार ये जॉब है। फिर मुझे लोगों ने बोला कि यार ये बहुत नया डिपार्टमेंट है, लोग इस जॉब को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मैंने भी उस काम को, जो मैं मदद कर रहा था लोगों को, फिर वो मेरा फुल फ्लेज काम बन गया।
जिसके मुझे अभी पैसे मिलते हैं, जिससे मुझे अभी इज्जत मिलती है। लवली। तो ये जो दिल्ली का थिएटर का एक्सपीरियंस था और शुरुआत में इस जिस तरह के टास्क आप बता रहे हैं, उस समय की जो चुनौतियां हैं, एक तरफ तो ये चुनौतियां हैं कि बम्बई में रहना है, टिके रहना है, और अपना जो पैशन है जिसके लिए आप गए हैं एक्टिंग के लिए, और उधर से इनविटेशन नहीं है, लेकिन इनविटेशन दूसरी तरफ से है आपको। तो जो प्रीवियस थिएटर एक्सपीरियंस है, जो दिल्ली का थिएटर एक्सपीरियंस है, उन दोनों चैलेंजेस को मीट आउट करने में कैसे काम आ रहा था? क्योंकि हमेशा ये लगता था कि अगर एक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, मैं मतलब कुछ और ना करूं क्या, भगवान ने इतना टैलेंट दिया कहीं और इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे लगता है जो थिएटर जो किया है ना, वो मुझे लोगों की परफॉर्मेंस देखने में बहुत फ़र्क पड़ा। मेरा एक्सपीरियंस जो था, जब मैं 2 को देखता था समझ में आता था यार जो ये बेटर हो रहा है या ठीक हो रहा है, या क्योंकि मैं किसी की एक्टिंग जज करने में, मैं हमेशा लगता कि मैं किसी एक्टिंग नहीं जज करता था, मैं बहुत छोटा हूँ। मैं देख के बता सकता हूँ कि ये थोड़ा और बेटर हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, ये सही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस को उसमें जोड़ता था, और जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था रंगमंच में, जो मेरी समझ थी स्क्रिप्ट को पढ़ने की, वो मुझे फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ने में ज़्यादा मदद मिली कि फिल्म का बैकग्राउंड क्या है, ये कहानी कहाँ पर सेट है, या किस माहौल में सेट है, किस स्टेट की बात हो रही है। तो कहानी समझने में, कैरेक्टर को समझने में, रोल को समझने में थिएटर ने मुझे बहुत हेल्प किया। और जो भी मैंने अच्छी बुरी एक्टिंग जितनी भी मुझे आती थी, वो ख़राब एक्टिंग मुझे समझ में आया कि मेरे ऐसा मत करो भाई, अच्छी एक्टिंग करो। तो वो मुझे बहुत मदद मिला। आई थिंक वो मेरे साथ साथ जितने भी, मुझे हमेशा लगता है कि जो भी आपने लाइफ में किया है ना, वो कहीं ना कहीं काम तो आने वाला है। मैंने बच्चों का इतना सारा काम किया टी कंपनी में, तो मुझे चिल्लर पार्टी, बजरंगी भाईजान, दंगल, कहानी 2, इन सब के बच्चों को कास्ट करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सारा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, वो सब इन फिल्मों की कास्टिंग के पास जाए। तो कोई भी काम आप जो कर रहे हो, ये वेस्ट तो नहीं जाता है। तो ये सब चीज़ों को साथ में मिला जुला के मैंने काम को किया है, और आज तक कर रहा हूँ। अभी भी उसी थिएटर की चीज़ों को फॉलो करता हूँ। अभी भी वो सेल्फ फैमिली एजुकेशन सोसाइटी के बीच में फंसा हुआ हूँ, तो उन चीज़ों को साथ में लेके चलता हूँ। तो जैसे शुरुआत के इस दौर की बात करें, जितना मैं जानता हूँ, या मैंने इधर उधर से विकिपीडिया पे मौजूद है चीज़ें। विकिपीडिया में तो विकिपीडिया आजकल पे तो गूगल- लड़के हम भी छुपा सकते हैं कुछ भी, ऐसा भी होता था। हाँ, लेकिन जो जानकारी है कि शुरुआत में बच्चों के एक्टर्स कोच के रूप में भी आपने काम जी, किया, बहुत सारा। और मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि आपको बच्चों के साथ काम करते हुए भी मैंने देखा है। तो बच्चों के साथ जब हम थिएटर करते हैं और बच्चों के साथ एक फिल्म के लिए एक्टिंग कोचिंग करते हैं, इन दोनों प्रोसेसेस में किस तरह की सिमिलैरिटी आपको दिखती है, और किस तरह के डिफरेंसेस आपको दिखते हैं? मुझे लगता है कि जब बच्चों के साथ काम करते हो तो सिमिलैरिटीज सेम ही होती है। ये हम बड़े हैं जो एक्टिंग थ्योरी में फंस जाते हैं, बच्चे तो वही होते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे दिग्गज लोगों की बातें घूमती है थिएटर के, लेकिन जब बच्चा होता है वो वैसे ही मंच पे करता है, वैसे ही फिल्म के सामने करता है। हम लोग ज़्यादा एक्टिंग में बात करते हैं तो हमको सडनली ऐसा लगने लगता है कि एक्टिंग बड़ी, बच्चे जितने प्यार से करते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस था कि कितना नेचुरल आप हो सकते हो, उनके पर्सनैलिटी को कैसे कास्ट करना है, तो वो उठा के मैंने चिल्लर पार्टी में कास्ट किया कि जो बदमाश है उसको बदमाश कास्ट कर दिया, जो शरीफ है उसको शरीफ में कास्ट कर दिया। तो एक्चुअली वो सही सोचने के ऊपर है। और मुझे लगता है कि बच्चों के साथ जो सबसे आसान और डिफ़िकल्ट काम है, जो हमेशा मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को, कि बच्चों को ज़्यादा सिखाओ मत, उनकी पर्सनैलिटी को चेंज मत करो, वो जैसे है उनको वैसे रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे वैसे ही रहेंगे। क्योंकि हम बच्चों के अंदर किसी तरह का एक्टिंग गुरु तो नहीं डाल सकते हैं, वो इतना नेचुरली जो काम करेंगे। तो वो सेम चीज़ों को मैंने बरकरार किया फिल्मों के अंदर। तो वो सारा का सारा, मैं बच्चों की कास्टिंग के वक्त ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैं देखता हूँ कि बच्चा बहुत शैतान है, ये शैतान रोल नहीं कर रहा, ये शरीफ रोल नहीं करवाएगा, सेट पे तंग करेगा। ये शरीफ बच्चा है, ये शरीफ रोल करता था, ये बहुत नॉटी है, ये बहुत चालाक है, ये बहुत बदमाश है। तो उनकी पर्सनैलिटी को कास्ट करता हूँ। तो इसलिए मुझे वो टाई कंपनी बहुत वहाँ पे हेल्प करती है, कि जो वर्कशॉप हम करते थे ना, कि जो ज़्यादा कहते थे ना, बहुत उछल रहा है, इसको थोड़ा नीचे बिठा दो, ये बहुत बदमाश है, इसको थोड़ा शांत कर दो, ये बहुत शाई है, इसको थोड़ा ओपन अप कर दो। हम जो वर्कशॉप्स करते हैं बच्चों का ना, इनडायरेक्टली टीचिंग करते हैं। हम उनको डायरेक्टली नहीं बोलते कि चुपचाप बैठ जा, हम उसको ध्यान से थोड़ा एक वैसी कास्टिंग में भी हम ध्यान में रखते हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी को, कैसे वो अपनी रियल सेल्फ को ना खोए, और कैसे उसके सही पर्सनैलिटी को फिल्म के सामने कास्ट कर दे जाए। क्योंकि बहुत अजीब सा होता है जब फिल्मों में आप एड्स में बच्चे देखो तो अजीब से हो जाते हैं, मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे रोना आ रहा है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैंने कहा ऐसे कौन से बच्चे करते हैं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैं तो चिल्ला पड़ता था जब भूख लगती थी। तो जितना रियल होता था उतना रियल रखने की कोशिश करते थे। आपके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि चाहे वो आप एडल्ट एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो और बच्चों के साथ काम करने का एग्जाम्पल तो आपने बताया ही, कि आप अपने प्रोफेशनल टर्म्स में क्लाइंट जिसको बोलते हैं, अपने क्लाइंट के साथ आप एक डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं, जबकि प्रोफेशनल डिमांड
कुछ और करती है? आपको वो करना पड़ेगा भाई। अल्टीमेटली अगर आपको अपना काम करना है ना, अगर आपको लोगों ने हायर किया है तो आपको साथ उनके साथ लड़ना पड़ेगा। अपने अपने थॉट को, अपने काम के लिए आपको फाइट्स करना पड़ेगा। मैं यस बॉस वाला आदमी नहीं हूँ, तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत अच्छा लगता है। वो शायद उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग मुझे लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है जब आप क्योंकि हमेशा लगता है कास्टिंग ऐसा जॉब है कि मैं आपके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि मैं एक्टर्स के लिए काम कर रहा हूँ, मेरी जॉब है मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ख़राब कास्टिंग करूँगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा। तो मैं फेवर आप लोगों पे नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर फेवर कर रहा हूँ। और मुझे डायरेक्टर का एक ब्रीफ मिलता है, मुझे हायर करते हैं, तो मैं उसके ब्रीफ को दिमाग में काम, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके विज़न को हेल्प कर रहा हूँ। तो ये मुझे थोड़ा ऐसा रहना पड़ता है क्योंकि मेरे पार्ट ऑफ माई जॉब है, इसलिए। नहीं तो ऐसा होता तो मेरे पूरे खानदान में सब लोगों को मैं एक्टिंग में घुसा देता। ट्रू। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है मुझे यहाँ पर अभी इसी वक्त पूछना कि एक दौर था, ये 2006 से पहले का, मान लीजिए 96 से और 2006 के समय का जो दौर है, वहाँ से स्क्रीन पर कास्टिंग शब्द आने लगता है। उससे पहले की फिल्मों में आप देखेंगे तो बहुत रेयरली ये शब्द आपको दिखाई पड़ता है, और आपकी एंट्री के बाद वो टर्म कास्टिंग डायरेक्टर में बदल जाती है और प्रॉपर एक क्रेडिट्स के साथ आती है। तो इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? ये इम्पैक्ट क्या आपने कैसे इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया इस लेवल पर लाने में? पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा एक उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे देश में कास्टिंग को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। क्योंकि हाँ, कास्टिंग करता है ना, 3-4 लोग चाहिए होंगे, ऐसे करके बात करते थे। क्योंकि तो मुझे शुरू बहुत साल लग गए लोगों को ये बताते हुए कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि 16-17 साल से कास्टिंग कर लेंगे लोग। मुझे जानने लगे कुछ 4 या 5 सालों से, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद। तो धीरे धीरे करते लोगों को जब चीज़ें समझ में आने लगी कि वासेपुर के बाद जब लोगों ने देखा कि इतना सारा टैलेंट कहाँ से आया है, जो आज हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो जयदीप है, चाहे हुमा है, चाहे रिचा है या नवाज, जितने से लोग जो अभी बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, वो अब जाके वो और काम करे। लेकिन ये सब जब अच्छा टैलेंट आ गया था, आई थिंक अनुराग कश्यप फेल्ट कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी बिग डिपार्टमेंट। उससे पहले मैंने लवाजकल, चिंटू जी, अमल, बहुत सारा फिल्म कर चुका था, लेकिन अनुराग कश्यप फेल्ट कि दिस डिपार्टमेंट नीड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि वासीपुर में बहुत कम लोग को मालूम है कि 384 लोग कास्ट किए थे और 1 साल का प्रोसेस था। सो टू फाइंड 384 people for 1 year and with no money, that was little tough. तो फिर वो कास्ट किया था। वो जो फिल्म के बाद लोगों ने देखा कि यार अभी तो कुछ स्टार ही नहीं है, सब एक्टर ही एक्टर है, कि कहाँ से आए। तो लोगों के बीच में एक चाइनीज पर शुरू हुआ कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो ये कौन है। आई थिंक वो फिर धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आने लगा, फिर और डायरेक्टर को समझ में आने लगा, चाहे फिर विशाल सर हो, फिर वो नितेश तिवारी हो, या फिर वो अभिषेक कपूर हो, चाहे फिर राकेश। तो धीरे धीरे सबको इस डिपार्टमेंट के बारे में समझ में आ गया। और फिर जो भी कास्टिंग करी, फिर वो नए लड़के लॉन्च करने थे, फिर काय पोचे हुआ, फिर बजरंगी भाईजान हुई, फिर फिर संजू हुई, फिर पीके, फिर दंगल, फिर बैक टू बैक कुछ ना कुछ होते ही रहा। तो फिर ये बहुत मेहनत, क्योंकि शुरू में लगता है कि कास्टिंग करो ना आपको, फिर मुझे लगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोग सीरियस से नहीं ले रहे हैं। तो पहले तो मुझे कैफ़े कॉफ़ी डे में कास्टिंग पसंद नहीं थी, तो लोगों को बॉम्बे में यहाँ लेके लोग फ़ोटो घूम रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक सिस्टम प्लेस करना बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर फॉर एक्टर्स, फॉर गर्ल्स, फॉर किड्स, फॉर एवरीवन। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक जगह बनानी चाहिए। तो मैंने एक ऑफिस खोला। वो एक इतना सा ऑफिस था, मतलब मैं जितना हमारे घर में किचन होता है उससे भी छोटा एक मैंने कमरा लिया, जिसका किराया 5,000 रुपये था, जहाँ से मैंने काय पोचे की कास्टिंग करी। वहीं से मुझे सुशांत, राजकुमार, अमित साथ मिले थे। तो मुझे लगा कि सिस्टम प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिस्टम प्लेस किया, तो फिर धीरे धीरे वो ऐसा हो गया कि अब मेरे पास ऐसे कुछ 5-6 बड़े ऑफिस हैं हर हिंदुस्तान के शहर में, ऐसे ही होता है। तो जिस तरह की चैलेंजेस दिख रही है, और खासकर इस फील्ड में जो कि था ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट फील्ड था, और उसको आपने एक डोमेन में कन्वर्ट किया और उसको सिस्टमेटाइज किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो आप एक एक्सेप्टेंस बनवाते हैं अपने काम की कि एक इम्पॉर्टेंट काम है और ये एक मुकम्मल एक काम है। यहाँ से लेकर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की एक जर्नी है।
इस जर्नी के दौरान का कोई एक आहा मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करा पाया किसी को अपना काम, वो आई थिंक अगर जब वासीपुर के बाद, मतलब मेरे को वासीपुर के बाद जो लोग ने आके बोला कि आपने कास्टिंग करी है ना, मुझे लगा कुछ तो ठीक हो रहा है लाइफ में। उसके बाद एक के बाद जब वो मुझे वो सुनने की आदत पड़ गई ना कि आपने कास्टिंग करी है, उसके बाद मैं हर फिल्म में कोशिश की कि वासीपुर से बेटर करूं। और आज तक चाहे टिल स्कैम हो जाए फैमिली मैन तक, हर शो में मैं कास्टिंग से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास माँ है, बाप है, उसके बाद कास्टिंग है, उसके बाद पूरी दुनिया है। तो ये था। सो गैंग्स ऑफ वसेपुर हम ये कह सकते हैं कि एक जिसे गैंग्स ऑफ वासेपुर पे सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन वो भी एक तबके के फिल्म मेकर थे ना, दूसरी दुनिया भी बाकी थी। जैसे मैं जुहू से पहले और जुहू के बाद भी एक फिल्म इंडस्ट्री है। तो वो फिर वो जुहू के दूसरी तरफ जाना था, फिर और बड़ी फिल्में करनी पड़े और उनको प्रूव करना पड़ा। तो फिर बहुत सारी फिल्में करी, फिर दंगल भी हो गया, और फिर एक के बाद एक बजरंगी भाईजान भी हो गई, और फिर कायपोची भी हो गया, फिर बहुत सारा हो गया। आई थिंक वो कहते हैं ना कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समझाना होता है। आपको अपनी इंटेंशन चेंज नहीं होती, आपको लगे रहना पड़ता, लगे रहना पड़ता, लगे रहना। लोग मुझे सिर्फ अभी शायद लोगों को मेरी कुछ 15 या 50 फिल्में याद होंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम कि मैंने 316 फिल्में करी हैं। क्योंकि उन सबको मनवाने में भी इतना वक्त लग जाता है कि लोग आपको सिर्फ जानते कुछ ही, लेकिन आप देखोगे तो शुरुआत चिंटू जी से लेके अब तक 316 फिल्में करी, लेकिन आप बार बार आप बात करते हो वासीपुर के कायपोची, क्योंकि इतना वक्त लगता है अपने आप काम को लगातार करने में, तो ये बहुत वक्त लगता है। तो सिनेमा के बारे में मतलब एक जुमला रहा है शुरू से कि ये डायरेक्टर का मीडियम है, और क्रेडिट्स के कॉन्फ्लिक्ट में जब हम बात करें और कास्टिंग डायरेक्टर जैसे स्क्रीन पर टर्म्स आई नहीं थी, तो अब जब आप किसी फिल्म के लिए कास्टिंग करते हैं, खासकर जुहू के उस पार वाली सिनेमा के लिए जब आप कास्टिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे मौके भी पड़ते हैं कि डायरेक्टर और आपका जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, और आप आई थिंक अभी तक तो नहीं हुआ, टचवुड। खैर मेरे काम को इतना प्यार करते हैं, मुझे इतनी इज्जत प्यार देते हैं कि अभी तक वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है। अभी तक इतनी, चाहे वो हर फिल्म में जब काम करता तो इतना इज्जत और प्यार मिलता है, अभी बोलना नहीं पड़ता कि मुझे क्रेडिट चाहिए या मुझे ये चाहिए, वो खुद ही मिल जाता है। मुझे लगता है जब आप काम करते रहोगे ना, क्रेडिट खुद ब खुद मिल जाएगा। जिस दिन आप क्रेडिट के पीछे भागोगे तो फिर आप काम के साथ धोखाधड़ी करोगे। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि यार कास्टिंग वालों को तो अवार्ड में नहीं मिलते हैं, पिछले 2 साल थे वो सब भी अवार्ड ले लिए, अब मुझे अब क्या करूँ। पहले बोलते क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट भी मिल गया। आई थिंक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, सभी मिल जाएगा। तो फिर वो ऐसा एक्चुअली सोचना नहीं होता, क्योंकि सोच के आप अपने को दुखी हो गए। आपको ये, मैंने अब तक जो भी काम किया वो डेड हो गया। मैंने कल तक जो फिल्में करी डेड होगी। मैं आज के बाद जो आज कास्टिंग कर लिया लोग मुझे उससे याद रखेंगे। मैं दिन भर नहीं बोलता था कि मैंने वासीपुर किया है, मैंने कल क्या किया है मुझे उस फिल्म के बारे में याद रखना है। तो आई थिंक वो सब क्रेडिट, वो अवार्ड, ये सब भूलना पड़ता है। हम आसान लगता है कि अब मिल गया तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं शुरू से ही बात सोचता था कि अब नहीं भी मिलेगा तो ठीक है, लेकिन मुझे पता अभी कितना भी नाम छाप दो, 316 हो गए, 317 हो जाएंगे, 318 हो जाएंगे। अगर कास्टिंग अच्छी नहीं करूँगा तो सब भगा देंगे। बॉम्बे शहर ही ऐसा है, द डे यू स्टॉप वर्किंग पीपल विल रन अवे। आपको रोज़ काम करना पड़ता है, रोज़ उठ के। सबसे बड़ी सक्सेस बॉम्बे में एक ही होती है कि सुबह उठ के आप काम पे जा रहे हो। बस ये मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ रोज़ सुबह उठ के काम पे जाऊँ। भगवान करे काम ना कम ना हो, बस यही मेरी दुआ है। तो मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल है, फिर हम ऑडियंस की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये सत्र बेसिकली ऑडियंस के लिए है। ऑडियंस के मुझे सवाल पता क्या होना है सर, ऑडिशन कहाँ पर होते हैं, बॉम्बे जाना ठीक होना क्यों होता है, हम कैसे मिलेंगे सर, एक एक्टर के लिए क्या क्या क्वालिटी आप क्या बोलेंगे, आपका होमवर्क क्या होना चाहिए सर, कुछ हमको गाइड कीजिए, बॉम्बे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पता है मुझे। कई चीज़ें हमें पता होती है, लेकिन उनको बार बार दोहराना भी अच्छा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे आप लोगों को जितनी बार भी समझाना पड़े, मैं कोशिश करूंगा आपको हर बार समझाऊं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, नए टैलेंट की वजह से, किसी स्टार की वजह से नहीं हूँ। या तो मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये सवाल है कि बीइंग ए कास्टिंग डायरेक्टर, बीइंग ए प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर, एक्सपीरियंस थिएटर पर्सन, आपको किसी एक फिल्म के लिए जब कास्टिंग करनी है और आपके पास एक रोल के लिए सैकड़ों ऑप्शंस आपके पास आते हैं, उसमें थिएटर वाले भी होते हैं और नॉन थिएटर बैकग्राउंड भी होते हैं, तो थिएटर आपके लिए चैलेंज तो नहीं बनता, या थिएटर कंट्रीब्यूट करता है कास्ट करने में, नॉन
थिएटर पर्सन कभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं नॉन थिएटर और थिएटर पर्सन की कास्टिंग के लिए? मैं हमेशा बताऊँ कि बॉम्बे में थिएटर पर्सन हो या वो यूसीएलए से हो या एनर्जी से हो या एफटीआई से हो या न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से हो, बॉम्बे में ना एक लाइन में सब खड़े होते हैं। तो जब ऑडिशन देता है जो मेरे कैरेक्टर के बहुत नज़दीक होगा, जो मेरे फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरे कैरेक्टर के पास में होगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा। हाँ, ये है कि जब थिएटर होता है तो मुझे भरोसा ज़्यादा होता है कि ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल और आदमी के परफॉर्मेंस करने का जो मेहनत है, जो तरीका है, जो डिसिप्लिन है, बेटर होगा। ऑफ कोर्स आप थोड़े बायस होते हो कि आप थिएटर से आए हो, लेकिन जब एक लाइन पे खड़े होते हो ना, जो उस वक्त ऑडिशन में जो करेक्ट करेगा ना, वही असली हकदार होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो थिएटर बैकग्राउंड से आने पर सिर्फ इतना सा ही प्रिविलेज मिलता है कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास एक्सपीरियंस होगा। उसके पास डिसिप्लिन होता है, उसके पास ऑनेस्टी होती है, उसके पास सिंसेरिटी होती है। वो दिन भर सुबह लेकर रात तक एक जगह पे बैठ के काम कर रहा है, उसकी जो शिद्दत है वो बाकी लोगों से बेटर होती है और हमारा ट्रस्ट उन पे ज़्यादा बनता है। ये बहुत सच बात है। थैंक यू सो मच मुकेश। अब हम ऑडियंस के क्वेश्चंस को लेते हैं और जैसा कि मुकेश ने खुद कहा कि बहुत क्लीशेड क्वेश्चन होते हैं, स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन। कुछ नया पूछना तो मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे दो। मजेदार होगा। सब मैंने सब और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, जो राइटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, डायरेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं। मुकेश मैंने ने एक पिक्चर भी बनाया है। हाँ हाँ वही मुझे मैं पता था तो हम सभी को मालूम है और दिल बेचारा अभी 2 साल पहले ओटीटी पर रिलीज हुई और बहुत बड़ी एक सक्सेस फिल्म है और मरहूम सुशांत सिंह राजपूत उसमें भूमिका अदा करते हैं और जिस सिंसेरिटी के साथ उस भूमिका को हमने वहाँ स्क्रीन पर देखा, उसके पीछे डायरेक्शन और जो पूरा टीम वर्क हुआ है वो बहुत ही काबिल तारीफ दिखता है। मैं खुद भी दिल बेचारा के बाद काम बहुत कम करता हूँ, क्योंकि वो मूवी की जो खुशी है मुझे आज तक महसूस नहीं होती है, क्योंकि मेरे लिए वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद मैं चाहता हूँ कि लाइफ से भूल जाऊँ। हाँ, क्योंकि वो फिल्म को लोग बोलते हैं कि बहुत सक्सेसफुल होगी, इतना चली, लेकिन मुझे वो फीलिंग मालूम नहीं, क्योंकि मैं लाइफ के एक डिफरेंट जोन में था। आई लॉस्ट अ फ्रेंड। तो मैं उस फिल्म के बारे में बात करना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि फ़िल्म बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत नया और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप एक डिपार्टमेंट को संभालते हो, कास्टिंग को, तो आपके पास एक डिपार्टमेंट के हेड होते हो। जब आप एक फ़िल्म को डायरेक्ट करते हो तो सारे डिपार्टमेंट की नज़रें आप पे होती है, क्योंकि आपको हाँ बोलना है। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का था। बस। तो प्रोस्पेक्टिव एक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, यू कैन गो फॉर योर क्वेश्चंस। कास्टिंग में डायरेक्शन का मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर आपका कास्टिंग करेक्ट हो गई है, तो आपका 50% काम हो जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सही आदमी चुन लिया किसी रोल के लिए। अगर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट कर देता तो फिल्म की वाट लग जाती है और नवाज के भी करियर की वाट लग जाता है। तो जब वो क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, कास्टिंग अच्छी बुरी होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सब जितने भी चेहरे हैं, कहीं ना कहीं आप सब तो फिट होते ही है, इतना सारा काम होता है। जिस दिन अब मैंने गलत फिट कर दिया तो गलत कहीं चल दिया तो आपका भी करियर खराब, फिल्म भी खराब और मेरा भी खराब। तो एक्टर खराब नहीं होता, कास्टिंग खराब होती है। एक्टर 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 वो एक्टर ही क्या है जो अपने आप को मीडियम के हिसाब से मोल्ड नहीं कर सकता। मैं एक्टिंग देखता हूँ भाई, जो रेडियो में एक्टिंग कर सकते हैं, जो टीवी में कर सकते हैं, जो थिएटर में, वही फिल्मों में करेंगे। अगर आपको एज एन एक्टर आपका जॉब है कि हर ऐसे तो बोलेंगे रोहित शेट्टी के स्टाइल अलग है, अनुराग कश्यप का अलग है, इम्तियाज अली का अलग है, वो भी तो एक ही एक्टर कर रहे हैं ना, 3 तरह के परफॉर्मेंसेस। तो जब तो फिर वो भी सब मीडियम से आपको गुजरना पड़ता है। तो आई थिंक एक्टर एक्टर होता है, आपको सब मीडियम में काम करना आना चाहिए। जहाँ से आपकी रोजी रोटी चले, जहाँ से वो खाने को मिले, आपको वो काम करना चाहिए। मुझे टीवी करूँगा तो मेरी ऐसे छाप बन जाएगी, मुझे फिल्म में करना है। आपको काम मिल रहा है, भगवान से दुआ करो कि रोज काम पे जा रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, बस। हाँ जी बेटा, बोल दे, खड़ा हो गया, आवाज नहीं आई, बोल दे।
अब जयपुर में भी आ रही है, टेंशन मत ले, तेरे सवाल समझ गया मैं समझ गया। तो क्योंकि मैं अभी बोलूँ आपको, आप बहुत मतलब मैं आप जिस वक्त में है टाइम पे ना, आप लोग बहुत लकी हैं जहाँ पे डिजिटल है, आपके पास फ़ोन्स हैं, आपके पास सोशल मीडिया है और आपका ईमेल्स हैं, जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। जब हम लोग बॉम्बे में थे वहाँ कुछ नहीं था, लैंडलाइन पे बात करनी पड़ती थी, आपके पास फ़ोन कॉल बहुत महंगे होते थे, इतने पैसे नहीं होते थे। और अब तो इतना सारा काम बन रहा है कि आप जहाँ अच्छे एक्टर हो ना, अपने शहर में भी अच्छे एक्टर हो ना, वहाँ बैठ के आपको बॉम्बे में लोग बुला लेंगे। क्योंकि अच्छा एक्टर जो होता है ना, जो अच्छा एक्टर यहाँ नहीं है ना, वो बॉम्बे में कैसा अच्छा एक्टर बन जाएगा मुझे बता दो। एक्टर तो जो अच्छा है वो यहीं पे रहेगा। तो एक्टर ऐसे लोग बोले बॉम्बे जाके मुझे काम मिल जाएगा, जिसको काम यहीं नहीं मिल रहा, रंगमंच पे काम नहीं मिल रहा, बॉम्बे जाके कहते झंडे उखाड़ लेगा। तो यहीं शहर में रह के अच्छा काम करो, दिल से अपने काम को करो, क्योंकि जो यहाँ काम कर सकता है वही वहाँ काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल तो कुछ बॉम्बे में ऐसा कुछ है भी नहीं, इतनी महंगी सिटी है। आप बोलोगे मेरा स्ट्रगल है, कुछ नहीं है। आप तो जहाँ पे हो वहाँ इतने सारे एक्टर, राजेश तेलंग दिल्ली से आता है, शूटिंग करता है, वहाँ पे चला जाता है। गिरीश कुलकर्णी पूना से आता है, आदिल हुसैन केरला से आता है, एक्टिंग करता चला जाता है। तो लोग आते हैं, एक्टिंग करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। बॉम्बे रहने का कोई मतलब नहीं है। ये बेकार की बातें हैं कि भैया बॉम्बे रहेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। आपने ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस में आपने सेटअप किया। मैं आपसे केवल एक आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने ऑफिस के अलावा कहीं सड़क से बाहर से भी कास्टिंग ऐसी की जो आपके दिमाग में आपका बहुत सारी है। मैं हमें सड़क की कास्टिंग वर्ड थोड़ा गलत है। सड़क में, क्योंकि कलाकार कहीं भी मिल सकता है। क्योंकि जैसे मैंने फिल्म किया था चिल्लर पार्टी, उसमें एक बच्चा था फटका। वो फटका मुझे रेड लाइट में व्हीली कर रहा था, एक पहिए पे साइकिल चला रहा था, तो मैंने उसको फॉलो किया। अब 10-11 साल पहले एक 30 साल का लड़का एक छोटे बच्चे को फॉलो कर रहा है, माँ बाप को लेकर बच्चे उठाने वाला है। तो फिर उसके घर पे जाके उसकी माँ को एक्सप्लेन किया कि मैं फिल्म कर रहे हैं चिल्लर पार्टी, आपके बच्चे को देखा, बहुत शैतान लग रहा है, बहुत करेक्ट है हमारे फिल्म के लिए। तो फिर उस बच्चे को 3 दिन के लिए वर्कशॉप किया, फिर उसका ऑडिशन किया, फिर उसको चिल्लर पार्टी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। जो तेरे एज के लोग हो ना, तो उसके अपने मतलब का सवाल पूछना, तो लोगों को माने मत करना। ऐसा ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत कम लोग वाले। अमित शाह जो है मुझे अमित शाह जो है काय पोचे के ऑडिशन के लाइन पे मिला था, और सुशांत सिंह राजपूत मुझे कैफे पे मिला था। महेश जानता है, महेश इट इज़ माई माई बेस्ट फ्रेंड, अ वेरी पॉपुलर एक्टर इन बॉम्बे। ही केम स्पेशली फॉर दिस, ही नोज द होल प्रोसेस हाउ आई मेट सुशांत सिंह राजपूत इन वन कैफे। ऐसे तेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मैंने शायद तेरे को टीवी में देखा, ऑडिशन करने आएगा? बोला मैं आता हूँ ना। ही केम फॉर द ऑडिशन एंड ही गॉट काय पोचे। सेम वे सान्या मल्होत्रा दंगल के ऑडिशन पे आई थी, तो शी दंगल ऑडिशन में उसको देखा था, शी केम एंड गिव दंगल का ऑडिशन एंड शी बिकेम सान्या मल्होत्रा। आई थिंक ये हमको पता नहीं कैसा मिथ है कि ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो ड्रीम वर्ल्ड है। ड्रीम वर्ल्ड नहीं होता, आप काम करते रहो, आपके इंटेंशन जिस दिन चेंज होगी ना, उस दिन आपको काम नहीं मिलेगा। बेटा वो कब से हाथ खड़ा करके बैठा है, उसको भी देख लेता। हाँ, आपने कोविड में ऑनलाइन कास्टिंग करी थी और ऑफलाइन आप ऐसे ही होती कास्टिंग, तो डिफरेंस आपको क्या लगा ऑनलाइन और ऑफलाइन कास्टिंग में? क्या डिफरेंस? डिफरेंस मुझे बेटर लगा अल्टीमेटली, क्योंकि मैं जब इन पर्सन ऑडिशन करता हूँ तो हम एक दिन में फिजिकली सिर्फ 50 या 60 लोगों को ऑडिशन कर सकते हैं। जब हम ऑनलाइन ऑडिशन करते तो मेरे पास हिंदुस्तान के हर कोने से ऑडिशन आ रहे थे। नहीं तो हमेशा क्या होता था, हम बॉम्बे में बुला के टेस्ट, जो लोग बॉम्बे में थे उन्हीं को ऑडिशन में बुला पा रहे थे। जबकि जब ऑनलाइन शुरू हुआ तो हम भोपाल से, पटना से, देहरादून से, कहीं हर जगह से ऑडिशन हमारे पास आ रहे हैं। तो मैंने पूरा का पूरा शो महारानी भोपाल से किया, 2-3 शो लखनऊ से किए, क्योंकि अब तो फ़ायदा है। क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि इतना टैलेंट है जो किसी कारणवश बॉम्बे नहीं आ रहा है। तो वो ऑनलाइन ऑडिशन के दौरान रियलाइज़ हुआ कि मैंने कम से कम 11 शोज़ जो हैं वो कोविड के टाइम पे कास्ट किए, और उन एक्टर्स में आज तक नहीं मिला, वो सब ऑनलाइन में मिला मुझे। तो रियलाइज़ हुआ कि जो प्रोसेस है वो बेटर हो रहा है, और लोग हर जगह से ऑडिशन भेज रहे हैं, हर जगह। इसलिए लगा कि हर आदमी बॉम्बे तो मूव नहीं कर सकता, क्यों ना मैं जाके जगह जगह ऑफिस खोलने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा इतने सारे मैकडोनल्ड खुल गए, बहुत सारे MCC भी खोल देता हूँ। ट्रस्ट कैसे करा जाए? वैष्णो देवी जा बेटा, 2 हफ्ते का सोमवार का व्रत रख, और क्या करेगा?
कौन मांगता है बेटा ऑडिशन फीस? अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि आप उम्र में इतने बड़े हो, आप याद रखना आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आपसे ऑडिशन के पैसे मांग रहे हैं तो वो फेक है। अगर आप अपनी, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप को एजुकेट करो अबाउट दिस लाइन, कौन फेक है। आप एक्टर लोगों, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो फेक है। आपसे कोई ऑडिशन के पैसे मांग रहा है तो फेक है। अगर आप इतनी उम्र के बावजूद होने के बाद भी आपको ये बेसिक नहीं पता है, ये आपकी गलती है। अगर कोई आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं तो आपकी वजह से ही बेवकूफ़ बनेंगे आप। व्हेन आई से एजुकेट योर सेल्फ अबाउट दिस लाइन, कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। अगर आज भी आप, कितने साल की उम्र है हमारी? 21। अगर 21 की उम्र में कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आपको इतनी समझ नहीं है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए, तो सारे तो 5-10 तो कास्टिंग डायरेक्टर है बम्बई में। नाम तूने प्रूफ चेक किया उनके बारे में? गूगल में पढ़ा, नाम पढ़ा? हाँ तो फिर समझ जा, मतलब खुद ही सवाल का जवाब दे रहा है और खुद ही कट गया तेरा। तो बेटा मैंने फिर से बोल दिया कि अगर तू बेवकूफ़ बन रहा है तो तेरी गलती है। तेरी वजह से बहुत से लोग मिसगाइड होते हैं बम्बई में, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से, और से लड़के लड़कियां बच्चे सब डर जाते हैं बम्बई में आने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जिम्मेवारी बनती है जितना फेक लोगों से आप बचोगे। अगर आपको किसी के बारे में जानना है, उन्होंने क्या फिल्में करी है उनके बारे में गूगल में जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जॉब है फिल्मों के क्रेडिट पढ़िए। अगर वो आपको बोलता है उन्होंने इस फिल्म की कास्टिंग है तो उसका नाम कहीं ना कहीं होगा। हमने इतनी मेहनत करके अपना नाम छपवाया है, पढ़ तो लो। अभी पहुंच तो गया, घर तक जाएगा मेरे, अभी पहुंच गया ना बेटा। देख मैं बताऊं, मुझसे आइडिया है मुझ तक पहुंचना, मेरे आपका काम मुझ तक पहुंचाना है। मुझ तक पहुंचने का पर्पस नहीं है। अगर आप अच्छे एक्टर हो ना, मैं तुमको खुद ही ढूंढ लूंगा। मेरा जॉब है, मेरी रोजी रोटी तुम लोगों से चलते हैं, तो डोंट वरी। तेरे नाटक का नाम क्या, तो वो सुनना चाहता है, बता पहले। तो अपने 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 स्वाद का जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब पूछ। यार मैं वो स्क्रिप्ट को चुनता हूँ जो, जब मैं कहानी, एक तो मैं फिल्म मेकर को चुनता हूँ। शायद मैं उस पोजीशन पर हूँ कि मैं फिल्म मेकर चुन सकता हूँ। मैं कहानी पढ़ के समझ में आता है कि मुझे ये पिक्चर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ये पिक्चर शायद मैं माँ के साथ देखूंगा या बाप के साथ देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। तो मैं बहुत सारी चीज़, मैं सेक्सुअल कंटेंट नहीं करता हूँ। मैं ऐसी कोई फिल्म नहीं करता जो मैं शायद अपनी माँ के साथ नहीं देख पाऊँ, क्योंकि मुझे दिन में 2-3 फिल्में रोज़ ऑफर होती हैं। तो मैं चुनता हूँ जो फिल्में मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी फिल्में काय पोचे होंगी, बजरंगी भाईजान होंगी, पीके होगी, या संजू होगी, जो भी दंगल होगी, या अभी फैमिली मैन होगा, या स्कैम होगा। तो मैं बहुत चुन के चीज़ों को चुनता हूँ कि मुझे लगा कि जो मैं चीज़ें खुद नहीं देख सकता हूँ तो मैं काश क्यों करूँ। कर लो, सवाल पूछ लो जितने भी है। हाँ ऑर्डर नो। 1 सेकंड बेटा, वो पीछे पूछ रहा है। हाँ पूछ। मेरा नाम विपुल मल्होत्रा है, मैं दिल्ली से हूँ। अरे दोनों बहन भाई एक साथ सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके भाई। हाँ बोल, जोर से बोलना यार, थिएटर करते कैसे, आवाज नहीं आ रही तेरी यार, बोलना। तो उनके लिए मत पूछ, तूने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है अपने लिए पूछ, किसी और के कंधे बंदूक मत चला कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है। मुझे उन लोगों से बहुत प्रॉब्लम होती है जो किसी दूसरे के नाम पे अपने मन का सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। थोड़ा भरोसे में, अपने पे भरोसा रहा कि तूने एक स्क्रिप्ट रखी है सर, उसको मैंने रजिस्टर कराई है, वो स्क्रिप्ट आप तक कैसे पहुंचाई जाए। मुकेश छाबड़ा @mcc.in करके मेरा ईमेल आईडी है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, फेसबुक में भी, उसमें डाल दे और भेज दे। किसी और ने लिखी, अपने पे सवाल पूछो। मुझे 2-3 लोगों से बहुत प्रॉब्लम है जो बोलते हैं मुझे माँ बाप को प्रूफ करना है। तो कुछ भी काम करेगा ना, माँ बाप खुश ही रहेंगे। पहले अपने आप को खुश कर। मैंने महाभारत की सुन लिया था, महाभारत की कास्टिंग चल रही है, होगी तो तुझे बता दूंगा। हाँ राधिका से नहीं आया है, तो राधिका का वेट करा रिप्लाई का। मैं बोलता हूँ राधिका को। हाँ
दोबारा भेज दें। बेटा देख, मैं सच्ची बताऊं कि प्रैक्टिकल सोच के देख, तू एक इंसान है, हमको दिन में 1 लाख ईमेल आते हैं, तो वो बहुत जल्दी फुल होता है। हम कोशिश करते हैं डाउनलोड करें, जवाब दें, सबका रिप्लाई करें, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमारे मेल 1 दिन बाद 2 दिन बाद हम फिर से डाउनलोड करते हैं। हम स्पेस खरीदे जा रहे हैं। गूगल को इतना पैसा दे चुका हूँ मैं कि बेचारा गूगल इतना बड़ा बन गया है। नहीं तो मतलब तो आई थिंक तू 12 भेज दे, नहीं तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो अनलिमिटेड है, मुझको भेज दे, वो भी ऑफिस के पास ही होता है। Sir, I was asking myself Vipin Malhotra. फ्रॉम दिल्ली से हूँ और अब जयपुर में हूँ, बता चुके हो। प्रोफाइल भी दे दे, नंबर भी बता दे अभी। वो तो है आपके पास। मैं पूछ रहा था बीइंग अ थिएटर प्रैक्टिशनर में जो मेरी लर्निंग रही है उसमें हमें सीन होता है, स्क्रिप्ट होती है और हम सीन का प्रिपरेशन करके सीन करते हैं। अब तू पूछेगा कि ऑडिशन में 2 मिनट में कैसे तैयार करके दें। Audition process में the only question which I have is working on the media for camera जो हम करते हैं. My process is to deliver the scene in or with my actors. Is it the correct way to deliver it? क्योंकि what I believe is 3 actor है, I will prepare my scene along with them and will do the scene. Is it the right thing? यहाँ पे फिल्म के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? Being an actor, my responsibility is to deliver the lines which I've got in the right emotion which is required for the scene. That's what I नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी विद द सीन, टीम मिल के साथ में चलने का। क्योंकि एक्टर का सब, एंड ऑल्सो ना, मैं एक्टिंग का गुरु तो नहीं हूँ ना, मुझे एक्टिंग बारे में बहुत सारे सीनियर यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस से बेटर क्या होता है कि जब आप सीन में साथ में लेके परफॉर्म करते हो ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप को एक्टर के साथ चल के, जैसे थिएटर में होता है ना, जब तक आप क्यों नहीं सुनते, को एक्टर के साथ नहीं चलते हो, सबकी एनर्जी मैच नहीं करती, कोई ऊंचा है कोई नीचा, ऐसा नहीं होता ना, सब एक सुर में होते हैं। जब सब एक साथ होते हैं ना, तो सब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब सीन बनता है। आप अपने अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दोगे ना, तो कभी सीन अच्छा नहीं होगा। यू हैव टू, आपको सबको देखना पड़ता है। वो बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, आपके क्यूज़ को भी सुनना है। तो आई थिंक ये सब मिला जुला मिक्सर है। आप अपने बारे में सोच के नहीं हो सकता कभी। अपने बारे में सोचोगे तो सोलो प्ले कर लो, सोलो फिल्म देख लो, घर पे सोलो देख लेना फिर। हम्म। एक तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ थिएटर करते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे प्रॉब्लम है जब रिजेक्शन होता है ना ऑडिशन में, हम लो हो जाते हो, हम नेगेटिव हो जाते हैं। इसको काम मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसकी जान पहचान होगी, इसको मिल गया, इससे कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो ऐसा दिमाग ना बहुत जगह भागने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को खुश रखना। अगर आप इस दौरान थिएटर करते हुए या स्ट्रगल करते हुए, जिसको मैं स्ट्रगल नहीं बोलता, प्रोसेस में खुश नहीं हो ना, तो मत रहो इस फील्ड के अंदर। सबसे पहले एडवाइस ओनली बडिंग एक्टर के लिए, वर्क ऑन योर हैप्पीनेस। खुशी ढूंढ लो पहले, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर होता था आपको कल काम मिले, होता था 10 साल बाद काम मिले। अगर आप उस प्रोसेस में खुश नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो मत रहो। बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। लोग जिम चले जाते हैं, स्किन वाले के पास चले जाएंगे, दांत ठीक है, वो सब बेकार की बातें हैं। एक्टिंग पे काम कर लो। जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो अच्छा दिखने लगता है। सबसे खूबसूरत होता है आर्ट, सबसे खूबसूरत होती है कला। उस पर काम करते रहो और खुश रहो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं खुश रहता हूँ यार, बाहर में जाए। अकॉर्डिंग टू हाँ, Yes, sir. Hello, sir. I have a question that as of now, online auditions, at least team directly, is it a better option for it? बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड। But I have been trying to forward my auditions to the mail ID from a month ago, but it is not happening. The mail is not available. तो बेटा मैंने भी बोला बहुत सारी ईमेल आईडी है मेरे ऑफिस में, बहुत से लोग काम करते हैं एमसीसी ईमेल आईडी फॉर्म में। क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, तब तक हम ऑडिशन भेजने का कोई मतलब नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं ना, उनको लगता है कि ज़्यादा ऑडिशन देना अचीवमेंट होती है, अच्छा ऑडिशन देना अचीवमेंट होती है। लोग सोचते हैं मैंने दिल में 5 ऑडिशन दिए, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हफ्ते में 1 ऑडिशन दे दो अच्छा, बाकी 6 दिन चिल करो, थिएटर करो, माँ बाप के साथ रहो, खाना खाओ, बॉयफ्रेंड पटाओ, खेल करो, मस्त रहो। ये 1 ऑडिशन अच्छा सा दे दो, महीने में 4 अच्छे से दे दो, तो साल में बहुत सारे हो जाएंगे। ये बार बार ऑडिशन, जब तक आप करेक्ट नहीं हो,
फील करेक्ट नहीं आ रहा, आप उसमें फिट नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती ऑडिशन दे रहे हो क्योंकि लगता है 21 से 25 साल का लड़का चाहिए। अभी मिलियंस है 21 से 25 साल में। क्या फिल्म है, किस स्टेट की है, क्या ब्रीफ है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसमें बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं कास्टिंग करने के। तो सबसे पहले तो सोचो कि आप उस जगह के लिए फिट हो कि नहीं हो। इन्फॉर्मेशन करेक्ट देकर डालो, उससे आप दिल कम दुखेगा, डिप्रेशन कम होएगा, आप सोच के ऑडिशन दोगे। सर जम्मू चंडीगढ़ जयपुर अब नेक्स्ट दिल्ली में कोई लीड प्लान? घूमता रहूँगा यार, आ जाता है घूमने में। ऐसे अभिषेक भाई जैसे अच्छे अच्छे लोग बुलाते रहेंगे तो मैं चला जाऊँगा। मुझे बहुत, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना अपने पर्पस के लिए जाता हूँ। मुझे एक्टर से मिलना होता है, नए टैलेंट से मिलना होता है, मैंने 4-5 चेहरे देख लो तो यार ये अच्छा लड़का है, इसको ढूंढ लो, तो नंबर लिख लो। मुझे मेरा काम करना होता है और मेरे को इंटरेक्शन हो जाता है, नए लोगों से मिलता हूँ, नए लोगों से मिलूँगा तो फिर और होगा। तो मैं हिंदुस्तान के हर जगह पे, मुझे बॉम्बे पसंद नहीं है क्योंकि बॉम्बे में इसलिए मुझे पसंद नहीं क्योंकि इतने सारे लोग भागे रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कब मौका निकले यहाँ से भागूँ। आज कोई मिला सब चेहरा? तुझे छोड़ के सब मिल गए। आपका पसंदीदा फूड? क्योंकि अधिकतर आपकी पोस्ट जो इंस्टा में मैं देखता हूँ खाने से रिलेटेड काफी होती है। यार आदमी खाने पे तो हर खाना अच्छा होता है यार, खाना मिल जाए तो मैं को अभी मुझे जल्दी खत्म करो, मुझे रावत की कचौरी खानी है। मैंने बोला ना खुशी खुशी सबसे पहले है, बाकी दुनिया बाद में। थैंक गॉड कुछ और नहीं है तेरे पास। ओके बहुत मैं समझ गया तेरा सवाल बेटा, मैं सवाल समझ गया, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देख, जब हम शुरू में नई कास्टिंग करते हैं ना, जब तक एक्टर पॉपुलर नहीं होता है, हम पहले उसकी जिस तरह का हमारा कैरेक्टर लिखा हुआ है, पहले हम उसके लुक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि ये राजस्थानी कैरेक्टर है, ये बिहार का है, ये बनारस का है, ये पंजाबी है। अगर मैं काय पोचे कर रहा हूँ तो मैं गुजराती लोगों को पहले प्रेफरेंस दूंगा। अगर मैं लफ्ज़ चिकन खुराना कर रहा था या मनमर्जा कर रहा था तो मैं पंजाबी लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। मैं किस स्टेट की कास्टिंग कर रहा हूँ, मुझे किस तरह के लोग चाहिए, पहले तो मुझे उस लोग में फिट होने चाहिए पहली फिल्म में उनको लोग, ताकि मुझे मेरा एटमॉस्फेयर पहले क्लियर हो जाए। तो पहले आपकी जो लुक है ना, अभी मुझे चाहिए एक पंजाबी लुक का आदमी। आप बोलोगे मैं तो एक्टर हूँ, मैं पंजाबी बन जाऊँगा, मैं उसको लूँगा जो पहले पंजाबी है, ताकि मुझे लैंग्वेज पे काम ना करना पड़े, मुझे उस माहौल के अंदर वो सही। अगर मैं राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान के जो लोग भाषा है, पहले मैं राजस्थान लोगों को पहले कास्ट करूँगा ना। तो पहले मैं आपकी लुक उस कैरेक्टर में जाती है, उस वर्ल्ड में जाता है कि नहीं जाती है, पहले तो मैं वो ढूंढूंगा। जब आप पॉपुलर हो जाओगे ना काम करते करते, फिर आपको मैं जो दुनिया का जो आदमी बोलोगे बना दूंगा। पहले आप, जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ना, पहले लोग ऐसे रोल देते थे, बेचारे को एक साइड में रोल बैठा देते, ऐसे पॉपुलर हो गए ना तो वही GQ के मेन कवर में भी उसी को डालते हैं। तो पॉपुलर होने के बाद आपको लोग हर रोल में एक्सेप्ट कर लेते हैं। शुरू में आपकी पर्सनैलिटी को पहले कास्ट करना पड़ता है। मुझे पैसे उसी के लिए मिलते हैं कि मैं क्या पर्सनैलिटी को कहाँ पे कास्ट कर रहा हूँ। और एक्टर बहुत अच्छा है, दूसरे वाले भी बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे वाले के लुक अगर मेरे क्लोज टू कैरेक्टर है ना तो मैं उसको लूँगा। मेरा क्वेश्चन वही है, ओल्ड क्लीशे जो अभी इन्होंने पूछा था, बॉम्बे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। सर आपको याद होगा आपका एक टॉक इवेंट था क्लब हाउस में, चावड़ा का ढाबा, तो उसमें आपसे बात हुई थी मेरी, और आपको याद हो वो शुरू होने से पहले अभिषेक बैनर्जी का उनका भी चल रहा था एक टॉक, उसमें आप आए थे ऐसे कैसे? आपने जो ये बात बोली थी कि बॉम्बे नहीं आना चाहिए, हम लोग टैलेंट स्काउट कर रहे हैं, शहर शहर जाके आपके पास आ रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन वहाँ किसी ने पूछा था अभिषेक सर से, और उन्होंने ये चीज़ बोला था कि उनके नज़रिए से आपको बॉम्बे आना चाहिए, वहाँ पे आप लोग नेटवर्किंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसी माहौल में रहते हैं, तो अप्रोच थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
मैं बाकी कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में नहीं, वो सबका अपना नज़रिया होता है। मेरा हमेशा ये नज़रिया लगता है कि अगर सोशलाइज करने से काम मिलता है ना, जो लोग, मैं जब बम्बई मूव किया था, जो लोग सोशलाइज और पार्टी कर रहे थे ना, वो आज तक पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर आ गया। तो ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि अगर नेटवर्किंग कर लो, आपको दोस्ती हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद परफॉर्मेंस करोगे तो कौन करेगा? नेटवर्किंग करेगी कि आप करोगे? अगर ऐसा होता तो बहुत सारे फिल्म स्टार के बेटे, भाई, बहन ना सब स्टार होते हैं, घर पे बैठे हैं। कि मुझे लगता है बॉम्बे नहीं आना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, साफ स्पष्ट अक्षर में बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो बॉम्बे खुद ही आपको बुला लेगा। वैष्णो देवी है वो। तो जबरदस्ती जो आदमी, पहले यहाँ तो ग्रूम कर लो अपने आप को भाई, यहाँ पे तो अपने को पक्का कर लो। बॉम्बे जाओगे, आपको फ़ोन आएगा, यहाँ से बुलाएंगे, आपको फ्लैट से बुलाएंगे, अच्छे से होटल में रखेंगे, शूटिंग करके वापस भेज देंगे। कितनी इज्जत मिलेगी, वो काम करो ना। खामखा को शहर में आओगे, इतना नेगेटिविटी, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना किराया, इतनी प्रॉब्लम, क्या है कोई ट्रैफिक में फंसने का? भाई चिल मारो, खाना खाओ घर पे। दिल बेचारा की बात, आपको सब लोग कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जानते हैं। दिल बेचारा में आपने काफ़ी टाइम दिया और एक इंसिडेंट की वजह से दिल बेचारा को किसी और वजह से याद किया जाता। आपने बहुत प्यार से मूवी बनाई एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसिडेंट की वजह से दिल बेचारा को याद किया जा रहा है, या किया गया था, उसमें आपका डायरेक्शनल डेब्यू और रहमान का इतना बेहतरीन म्यूजिक, कहीं ना कहीं सब फील करता है कि मतलब वो चीज़ें नहीं आ पाई जो यार उस पेन के सामने ये पेन कुछ नहीं है। तो मैं उस वो पेन, ऐसे तो हज़ारों फिल्में बनाऊंगा तो रहमान सर म्यूज़िक करेंगे यार। तो वो उस पेन के सामने ये पेन कुछ नहीं है। सेकंड सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। ऐसे ऑडियंस अगर वो मूवी देख रहा था दिल बेचारा, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि जब मुकेश छाबड़ा एज डायरेक्टर की मूवी देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे इस कास्टिंग के बारे में, ये कास्टिंग प्रॉपर है कि नहीं? उसकी कास्टिंग मैंने करी नहीं थी। उसकी कास्टिंग मैंने किसी और से करवाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ऑफिस में दो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सौरभ और पंकज। मैंने उन लोग को बोला था कि कास्टिंग करो, ताकि तुम मुझे आके दिखाओ, क्योंकि ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ सुशांत और वो संजना और सैफ को कास्ट किया था, बाकी सब उन लोगों ने किया था। सर आपने बताया कि जैसे आपने कास्टिंग किसी भी फील्ड में से किसी भी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, तो कास्टिंग में भी ऐसा है। जोर से बोलना बेटा, पीछे बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं, जोर से बोलना। तो मेरा सवाल ऐसा है कि आपके पास लाखों में वीडियोस और एंट्रीज आती होंगी, तो अब आपकी टीम इसे फिल्टर करके आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वीडियो आता है, या फिर आपकी इस पूरे प्रोसेस में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है तो सी एवरीथिंग बेटा। मेरी इसलिए टीम बड़ी हो गई है, वो लोग ट्रेंड हो गए हैं। तो एक टीम में एसोसिएट है, उसके ऊपर एक उसका असिस्टेंट है, फिर 2 असिस्टेंट और एक इंटर्न होता है। तो वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं। वो जब शॉर्टलिस्ट करके टॉप 2 या 3 मेरे तक लेकर आते हैं, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि इम्पॉसिबल फॉर मी टू सी एवरीथिंग। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर फिल्म में छोटे छोटा रोल भी मुझे नज़र बिना देखे बगैर नहीं जाए, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत सारे छोटे 1 2 3 4 रोल रह जाते हैं। लेकिन आई ट्रस्ट माई टीम, जिन लोगों ने मेरे साथ 8-10 साल गुजारे हैं, शायद उनको इतना एक्सपीरियंस है। तो लेकिन जितने भी टॉप 2 और 3 हैं, वो सब मैं देखता हूँ। कभी ऐसा हुआ है सर कि जैसे क्योंकि ये आर्ट है तो सब्जेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन डिफर करेगा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी की वीडियो बात नहीं दिखी और आपको लगा कि बहुत बार होता है। कई बार होता है कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ कि तूने जो 4-5 लोग नंबर 3-4 में जो रिजेक्ट किए ना, वो भी दिखा मुझे, क्योंकि वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं। मैं भी मिस्टेक करता हूँ, मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स करी हैं कास्टिंग के अंदर, जो मैं अभी देखता हूँ पुराना काम तो लगता है कि बेटर हो सकता था, तो उनका भी मैं रीचेक करता हूँ। क्योंकि जब कोई नया असिस्टेंट एसोसिएट बनता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिसने 5 साल तक कास्टिंग करा, जो 2 साल तक कास्टिंग करा, तो एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है। क्योंकि कास्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं था ना, ये तो खुद ही डेवलप किया एक जॉब है, एक स्किल है, जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग निकल के अब कास्टिंग डायरेक्टर बन रहे हैं, अब ये पूरा इसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो सब सीख रहे हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे भी गलती करता हूँ, वो लोग भी गलती करते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि कम गलतियाँ हों, तो इसलिए हमारा काम दिखता है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी पे फॉलो कि अब क्योंकि इतनी वीडियोस आ रही हैं, तो हर एक को उतना टाइम डिवोट नहीं किया जा सकता प्रैक्टिकली, तो एज मतलब हमारे लिए आपके क्या ऐसे टिप्स हैं जो बिग नो है, जो आप लोग पहले ही देखना कि नहीं ये बिग नो होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन भेजते हो ना, आप अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो।
आप बिना मेकअप के भेजो, जैसे हो वैसे रहो, और फोटोग्राफ पे पैसे मत वेस्ट करो। बिग नो है कि इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपना नंबर, लैंग्वेज, मैंने देखा बहुत सारे लड़के मेकअप करके आ जाते हैं। जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि अच्छा एक्टर होगा तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बहुत होती है। तो सबसे बड़ा नो है कि ज़्यादा डेकोरेट मत करो, जैसे हो वैसे रहो, आपके हर उस व्यक्ति के लिए काम है, बस। So we have last 3 questions. रावत की कचौरी, रावत की। We have last 3 questions. Question number 1, question number 2 and question number 3. चार है, वो एक 4 वो भी है भाई, वो भी है। लास्ट 4 अभिषेक भाई ने बोल दिया, मैं इनको मना नहीं कर रहा। हाँ बोलो। पता नहीं बेटा, ऊपर से कोई शक्ति है। पता नहीं, जब मैं किसी का ऑडिशन देखता हूँ तो मुझे फील आता है कि मेरे डायरेक्टर के ब्रीफ के हिसाब से ठीक है, तो वो शायद मुझे पैसे इंस्टिंक्ट के मिलते हैं, उस फील के लिए पैसे मिलते हैं, जो मुझे उस वक्त लगता है कि ये करेक्ट है। और मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ कि मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो कभी चेंज ना हो, क्योंकि जब मैं देखता हूँ बहुत सारे नेक्स्ट कर दो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑडिशन देखता हूँ तो मैं बहुत जल्दी देखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है ये फील करेक्ट है। सब लाइफ इज़ ऑल अबाउट गुड वाइब एंड गुड फील। आपको समझ में आया था कि आप किस फील के साथ लोगों से बात कर रहे हो, आपको कैसी एनर्जी आ रही है, कैसी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नहीं आ रही है, समझ में आ जाता है। मैं सिर्फ फील के हिसाब से चलता हूँ, तो उसी से ज़िंदगी जी रहा हूँ, फील की वजह से यहाँ बैठा हूँ, इस फील से बुलाया, तो और कुछ नहीं है। Okay, yes please. सर वन क्वेश्चन, सर जनरली जैसे कहीं भी ऑडिशंस होते हैं, प्रॉपर्ली वहाँ पे डिटेल्स होते हैं, एज ग्रुप भी सेट होता है सर, लाइक 18 to 30 या 25, बट सर कोई कैरेक्टर पूरा एज का है, बट वो लुकिंग वाइज थोड़ा छोटा लगा, तो डिफरेंस मिलता है सर, या एज मैटर करता है? बेटा एज, लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन है। एज हम इसलिए पूछते हैं कि उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस क्या है। अब मुझे जो 18 साल का बच्चा चाहिए, अब जो 25 साल का बोलेगा मुझे तो 18 का लगता हूँ, नहीं, 18 साल की जो अंडरस्टैंडिंग है उस उम्र की, मुझे वो चाहिए। 25 साल की अंडरस्टैंडिंग, वो दिखने में बेशक 18 साल को, लेकिन बहुत फ़र्क होगा। जो 7th क्लास का बच्चा बात करेगा, जो 11th का बच्चा बात करेगा ना, सोच में, बिहेवियर में, बोलने चालने के तरीके में बहुत फ़र्क होता है। तो एज हम पूछते हैं क्योंकि हमको बोला जाता है कि छोटे भाई की एज है 19-20 साल का लड़का है, तो सिर्फ सोच की वजह से देखा जाता है। आई नीड टू से जस्ट नियर बाय डिफरेंस होता है, लाइक कोई 28 का लोग, अपनी बात कर बेटा, तुझे कितने वैसे होगा? हाँ, ये अपनी बता दे रहा था, कई बार ऐसा होगा कि 30 तक रह जाता है, तो बाबा लगता होगा कि यार शिट, मैं तो 2 साल बड़ा हूँ। ऐसा भी नहीं होगा बेटा, 30 से 40 वाले भी आएंगे, पर ये अगर तेरे को लगता है कि तू उस एज में फिट बैठता है, तेरे को लगता है कि मैं करूँगा, तो अपना ऑडिशन करके भेज दे, तो उसमें ऐसा अपने को छुपा मत, लेकिन वो सब समझ में आ जाता है। यार जो ऑनेस्टी से एक्टिंग कर दे, ज़्यादा कैलकुलेट ना करें, ज़्यादा, कुछ लोग ना एक्टिंग में बहुत सवाल पूछते हैं। एक्टिंग इज ऑल अबाउट डूइंग, नॉट डिस्कसिंग एक्टिंग। यू एंड मी कैन सिट डिस्कस एक्टिंग। सर हाँ जी, सर 5 सोमवार के व्रत रखने पड़ेंगे सर। एक्चुअली मेरी टीम का हिस्सा, मैंने वही बोला ना कि जब मैं किसी से लोगों से मिलता हूँ तो मैंने इसलिए, क्योंकि जब किसी का इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, जब मेरे से 5 मिनट लोगों से बात कर समझ में आया था कि इसके, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जब टीम में आते हैं ना, सब एक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। तो अब मैं आपकी बात सुन रहे ना, मेरे को कंप्लीट करने मेरे भाई। तो मैं जब टीम लोगों से बात करता हूँ, मैं एक तो देखता हूँ कि आपका स्क्रिप्ट और सिनेमा को लेकर कितना इंटरेस्ट है, किस तरह की फिल्में आपको पसंद हैं, किस आप एक्टिंग के बारे में क्या जानते हैं, आप स्क्रिप्ट के बारे में क्या जानते हैं, आप कितने सारे थिएटर ग्रुप को जानते हैं, कितने सारे एक्टर के बारे में जानते हैं, आपकी क्या नॉलेज है। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर बनना लगता है कि आपको कैमरा चलाना आता है कि नहीं आता चाहता, बहुत सारा मेहनत वाला काम है। आपको ऑडिशन लेना आना है कि नहीं आना, एक्टर की इज्जत करना आता है कि नहीं आता, क्योंकि एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको ये बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं से वो बात समझ में आया था कि आपका क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि कास्टिंग है बहुत, क्योंकि कास्टिंग ऐसे जॉब है ना, बहुत जल्दी सिर पे चढ़ जाती है, अरे हम तो बॉस हैं। वो मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ये जो जॉब है ना, ये हम सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं, हमें भगवान ने ये जॉब दिया है, हमको इसके पैसे मिलते हैं, ये कोई भगवान वाला जॉब नहीं है।
तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि लोग कास्टिंग के लिए जॉब को ना बहुत सीरियसली ले लेते हैं, काम को सीरियसली लेना है, जॉब को नहीं। तो मैं वो बातचीत करके समझ में आता है कि आपके इंटरेस्ट लेवल क्या है। तो वो एक बहुत प्रोसेस होता है जो जब आप अप्लाई करेंगे, तो जब हर साल एक डिपार्टमेंट है जो अनाउंस करता है जॉब के लिए, अब जब अप्लाई करेंगे, जब आपका फ़ोन आएगा तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच वो छोटा बच्चा, सॉरी छोटा बच्चा, हाँ बेटा बोल। बेटा मैंने बोला ना, शैतान बच्चों को भी कास्ट, मैंने किया था ना चिल्ला पार्टी में, झांगिया को कास्ट किया था, बहुत बदमाश था वो। बदमाश बच्चों को भी कास्ट करता हूँ। देखो बच्चे तो बेटा बदमाश ही होते हैं, सारे बच्चे बदमाश होते हैं, सभी शरीफ होते हैं। मम्मी के सामने झूठे बदल जाते हैं, स्कूल में कुछ और हो जाते हैं, पापा के सामने बदमाश बन जाते हैं, चाहे पैसे चाहिए होते हैं, खिलौना चाहिए होता है, चाचा के सामने कुछ और बन जाते हैं। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं बेटा, बच्चे तो हर तरह की एक्टिंग कर लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारे बीच में मुंबई से जाने माने अभिनेता हैं महेश शेट्टी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आएं प्लीज़। आजा, अरे भाई अब बोलेगा महेश इतना 42 का है लेकिन लगता नहीं है, मैं क्या करूं। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जो सवाल आज आप लोग ने किया, मैं भी कभी कभी उससे पूछता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नहीं पूछता हूँ। हाँ, थोड़ा मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे एक दोस्त, एक भाई है जो गाइड करते रहता है, मगर यही जवाब जो आप लोग को दिया है, ये सेम जवाब मुझे भी मिलते हैं। और एक चीज़, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, ये सबसे बड़ा झूठ बोला इसने आज। बहुत ही अच्छा एक्टर है, जिसको पता है कि कौन सा एक्टर से कौन सा काम निकालना है, कौन सा स्क्रिप्ट है, किसको कौन सा कैरेक्टर में घुसना है, किससे कौन से कैरेक्टर में मतलब बारीकी से घुसना है, ये बता सकता है। तो मॉडेस्टी है। सर कास्ट कर दो ना मुझे। यार वो अचानक हुआ था, मैं बताता हूँ। अनुराग कश्यप ने बोला दोनों पिक्चरों में, एक बार हंसल ने बोला, एक एक्टर की डेट थी वो आया नहीं, तो हंसल ने बोला ये तू कर दे। मैंने क्या करना, बोला झूठ बोलना। मैंने कहा बड़ा अच्छे से बोल लूँगा, चलो। तो झूठ बोलना तो बोल दिया। तो हम जाते थे एक ही बात बोलूँगा, थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। मतलब आपने बोला मैं आ गया, मैं आपको सिर्फ बोलूँगा कि प्लीज़ खुशी की तरफ ध्यान देना। एक्टर नहीं भी बने ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है यार, प्लीज़ उसके चक्कर में प्लीज़ कीप योर मेंटल हेल्थ, बी हैप्पी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुश रहो, बाहर में जाना। Thank you sir, thank you so much. I would like to call Archana ma'am, head Department of Dramatics, Rajasthan University, and Rajveer Singh Palawat, organizer Rang Rajasthan. Please come on stage and please. मुझे पता नहीं था इसको कास्ट करना पड़ेगा। आपको मैंने पहले कहा था सर। थैंक यू सर। अब नाम याद रह जाएगा। अरे अब तो भूलूंगा ही नहीं मैं। मैंने कहा ना छाटा इन्होंने। प्लीज आइए। आज तो हमारी तकदीर बहुत बुलंदी पे है। अभिषेक गोस्वामी मेरे ही डिपार्टमेंट के एल्विनस हैं और बहुत बहुत फक्र होता है आज उनको देख के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी सहजता और सरलता की कायल हो गई। शुक्रिया मैम, थैंक यू एवरीवन। एंड मेरे साथ में रॉबिन है जो राजस्थान में मेरे साथ 6 साल तक काम किया है और ये भी राजस्थान में है। अगर आपको राजस्थान में कोई प्रॉब्लम हो ना, एक्टर कहाँ पे ऑडिशन देते क्या, तो इसको पकड़ लेना, मुझे मत पकड़ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच मुकेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
कोई तो ले जाओ रावत की कचौरी के पास, कोई तो ले जाओ। 7 बजे यहीं पर नाटक मीरा यहाँ परफॉर्म होगा, आप सभी लोग इनवाइटेड हैं।